लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, यानी एक वायर था जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रहा था। उस वजह से उस वायर पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितना लगेगा ये डिस्कस किया था हमने। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आज के क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि दो लॉन्ग वायर है, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किया जाएगा, तो उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा ये डिस्कस करना है। जैसे दो लॉन्ग वायर है, दोनों लॉन्ग वायर में एक में करंट I1 जा रहा है और दूसरे में करंट I2 जा रहा है। सपोज करिए कि ये वायर 1 है और ये वायर 2 है। इन दोनों को d डिस्टेंस पे रखा गया है, इन दोनों को d डिस्टेंस पे रखा गया है, तो इन दोनों वायर के बीच में फोर्स कितना लगेगा ये डिस्कस करना है हमें। तो कैसे करेंगे कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, ये वायर जो है वो इनफाइनाइट है, यानी कि लेंथ इसका फिक्स नहीं है। तो हमने जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है वो ये पढ़ा है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, यानी कि हमें लेंथ भी कंसीडर करना पड़ेगा, करंट भी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो एक काम करते हैं, इसके वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये निकालेंगे, तो वो हो जाएगा B1। इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये डिस्कस करेंगे। तो कितना हो जाता है म्यू नॉट आई 1/2 पाई डी। किसी भी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के वजह से डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो इसमें करंट कितना जा रहा है I1 करंट जा रहा है और ये डिस्टेंस कितना है d है, तो इसके वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। अब इस रॉड पे फोर्स निकालना है, सेकेंड वाले रॉड पे फोर्स निकालना है। तो सेकेंड वाले रॉड पे फोर्स निकालने के लिए सेकेंड वाले रॉड का करंट चाहिए। जिस वायर पे फोर्स आपको निकालना है उस वायर का करंट चाहिए, उस वायर के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और लेंथ चाहिए। तो ये तो इनफाइनाइट है, इसका लेंथ तो फिक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि छोटा सा एक लेंथ कंसीडर कर लेंगे, अपने मन से L लेंथ का पोर्शन क्या कर लेंगे कंसीडर कर लेंगे। तो सेकेंड वाले रॉड पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा I2। इसमें करंट कितना जा रहा है I2, लेंथ कितना लिए हैं L, मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेना है, दूसरे वाले रॉड के वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये डिसाइड करना है। तो ये हो गया B1 और एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो I2 हमें पता है, L पता है और B1 कितना निकाले हैं म्यू 1 आई अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। तो म्यू नॉट को बाहर कर लो, I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल, यानी कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। एल लेंथ दिया रहेगा, जनरली अगर आपसे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ दिया गया तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ये जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ है और ये जो है फोर्स है। दो वायर है, एक में करंट I1 जा रहा है दूसरे में करंट I2 जा रहा है, दोनों को d डिस्टेंस पे एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, इन दोनों वायर के बीच में फोर्स कितना लगेगा वो हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या करना है म्यू नॉट का वैल्यू पता है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, I1 I2 दोनों वायर में कितना करंट जा रहा है ये ले लेना है, इन दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस कितना है ये ले लेना है और लेंथ दिया रहेगा कि इतना लेंथ पे निकालिए, 10 सेंटीमीटर पे निकालिए, 5 सेंटीमीटर पे निकालिए, 2 सेंटीमीटर पे निकालिए, तो वो लेंथ भी क्या रहेगा गिवन रहेगा। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। अगर पूछ दिया गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगेगा, तो दोनों साइड L से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों साइड L से डिवाइड करेंगे तो F बाई L हो जाएगा और ये वाला L क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि दो वायर के बीच में फोर्स कितना लगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में हमारा फोर्स आया था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल।
अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट केस देखेंगे। 3 केस देखना है। एक, जब दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो फोर्स का नेचर कैसा होगा। एक, जब दोनों वायर में फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स का नेचर कैसा होगा। और एक तीसरा कंडीशन ये देखेंगे कि अगर दो वायर को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दें तो फोर्स कितना लगेगा, ये डिस्कस करना है। तो केस 1 में क्या है कि इफ currents in the both wire are in same direction, यानी कि दोनों वायर में फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये I1 और इसमें I2, यानी कि दोनों के बीच का जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी कि दोनों रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों रॉड में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों रॉड में करंट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। जैसे कि वहां पर हम लोग चार्ज में पढ़ते थे कि दो सेम नेचर के चार्ज के बीच में फोर्स रिपल्सिव लगता था और अपोजिट नेचर के चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव लगता था। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा। और केस टू, इफ करंट इन द बोथ वायर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दोनों वायर में करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में करंट गया तो अट्रैक्टिव नेचर का हुआ। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, वो फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। यानी कि दोनों वायर में करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उस वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और इसमें क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। अब केस थर्ड एक छोटा सा टॉपिक है, डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए एक रॉड ऐसे है जिसमें करंट आई जा रहा है, दूसरा वाला रॉड ऐसे है जिसमें करंट आई इधर जा रहा है। अब ये वाले रॉड पे ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि इस वायर पे ये वायर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो जीरो हो जाएगा। यानी कि दो परपेंडिकुलर रॉड के बीच में फोर्स जो लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, जीरो लगेगा। तो ध्यान रखना है कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हो जाएगा अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के जा रहा है तो रिपल्सिव नेचर का फोर्स। अगर दो रॉड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होने के वजह से दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा जीरो। यानी एक वायर ऐसे है, इसमें करंट इधर की तरफ जा रहा है और दूसरा रॉड ऐसे है, तो यानी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, जीरो लगेगा। इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगेगा। तो ये 3 केस ध्यान में रखना था कि सेम, अपोजिट और परपेंडिकुलर, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, इसमें जीरो, इसमें अट्रैक्टिव और इसमें रिपल्सिव। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन से देखेंगे कि कैसे अट्रैक्टिव लग रहा है और कैसे रिपल्सिव लग रहा है और कैसे जीरो लग रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। एक तो नॉर्मल न्यूमेरिकल पहले देख लेते हैं कि इफ 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर currents are flowing in 2 wires when placed at a separation of 2 centimeter, find the force per unit length if currents are in same direction। यानी कि दो वायर है,
दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक में 2 एम्पियर जा रहा है, दूसरे में 3 एम्पियर जा रहा है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। I1 हमारा 2 है, I2 हमारा 3 है, अपॉन 2 पाई इंटू d। d कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में आपको चेंज करना होगा। तो 2 से कट जाएगा ये, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचा? 3 2 जा 6, और -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -7 प्लस 2 -5, यानी न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर। अब बोलोगे कि सर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो यहां जो नेचर होगा वो फोर्स का अट्रैक्टिव हो जाएगा। यानी कि नेचर जो होगा फोर्स का वो क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा। दो वायर था, एक में 2 एम्पियर, एक में 3 एम्पियर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा था। दोनों वायर को 2 सेंटीमीटर पे रखा गया था। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, किस नेचर का फोर्स लगेगा, ये डिस्कस करना था। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ का म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। I1 पता है, I2 पता है और d पता है, जिस वजह से सॉल्व किए तो हमारा ये वैल्यू आया। लेकिन यूनिट पे भी ध्यान रखना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, तो यानी फोर्स का यूनिट हमारा न्यूटन होता है और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो जब भी फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछे तो आपको यूनिट उसमें न्यूटन पर मीटर पुट करना है। अब एक अच्छा सा एग्जांपल करेंगे, जनरल केस का कर लेंगे ताकि क्लियर रहे। जैसे एक रॉड है जिसमें करंट I पास कर रहा है, I1 ले लेते हैं। इसके सामने एक स्क्वायर लूप ले लेते हैं। ये डिस्टेंस हमारा क्या है? d है, और ये डिस्टेंस हमारा जो है ये भी d है। थोड़े देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं, या इसको L मान लेते हैं, और इसको d और इसको L। यानी कि इन दो साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, और स्क्वायर का साइड का लेंथ कितना है? L है। और इसमें करंट जो जा रहा है वो I2 जा रहा है। तो यहां वाला करंट क्या होगा? I2 इधर होगा, ये I2 इधर होगा, और ये I2 इधर होगा। अब देखना ध्यान से है, ये हमारा रॉड पहला वाला हो गया और ये रॉड हमारा सेकंड हो गया। अब हमें फोर्स बताना है कि इस पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लगेगा। तो पूरे सिस्टम पे फोर्स बताने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे, फिर इनके बीच में फोर्स निकालेंगे, फिर इनके बीच में फोर्स निकालेंगे, फिर इनके बीच में फोर्स निकालेंगे, और चारों को सिंपली क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा क्लियर पता चल जाएगा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालते हैं। इसमें करंट कितना जा रहा है? I1। इसमें कितना जा रहा है? I2। इसका लेंथ कितना होगा? हाँ, L। तो अगर मैं इसका नाम दे दूं F1, इन दोनों के बीच के जो फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या दे दिया? F1। तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, और इसका लेंथ कितना है? L है, क्योंकि हमें लेंथ भी लेना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं पूछा है, हमें फोर्स पूछा है। तो जब फोर्स पूछेगा तो यहाँ पर लेंथ भी कंसीडर आपको करना पड़ेगा। और ये कैसा नेचर का फोर्स हो गया? अट्रैक्टिव। अब हम निकालेंगे F2 इनके और इनके बीच में। तो क्या ये और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो गया? तो F2 का वैल्यू 0। अब F3 बताइए। म्यू नॉट तो रहेगा ही रहेगा, I1 और I2 तो रहेगा ही रहेगा। अब 2 पाई, अब डिस्टेंस देखना है, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? ये d था और ये क्या था? L था। ये कितना है? d और ये L। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L प्लस d हो जाएगा। ये दो वायर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L प्लस d होगा। तो डिस्टेंस के जगह पे L प्लस d लिख दिए, और इसका लेंथ कितना है? L है। अब F4, 4 ये और ये एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है।
तो परपेंडिकुलर होने की वजह से फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो टोटल फोर्स अगर निकालना हो तो ये रिपल्सिव नेचर का फोर्स हो जाएगा, रिपल्सिव नेचर का फोर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें करंट ऊपर कर जा रहा है और इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। तो टोटल फोर्स अगर निकालने जाए तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, F2 और F4 का वैल्यू तो 0 हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होता है तो वहां पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो यानी हो जाएगा F1 माइनस F3, यानी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d माइनस ये L लेंगे, माइनस म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई L प्लस d इंटू L, और ये जो हमारा आ गया वो न्यूटन में आ जाएगा। अब देखेंगे कि किसका वैल्यू ज्यादा है, वो नेचर डोमिनेट करेगा। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको अच्छे से नोट्स बनाना है, समझना है, फिर आगे के क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।